नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं तो गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथियों दोस्त का अच्छा से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, हम एक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार सीटेट का फॉर्म भरे हैं और वे एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 30 आते हैं। तो यहाँ ये बहुत सारे विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो टॉपिक होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ से चले हम सोचें कि चलिए हम इस टॉपिक को लेते हैं और बच्चों को हम कवर करा देते हैं अच्छे तरीक़ा से, विस्तार से समझाकर। तो अगर आप लोग इस चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाल विकास जो शिक्षा शास्त्र के जो टॉपिक 5 या 6 हैं उसको मैं अच्छे तरीक़ा से समझाऊंगा और फिर उसके बाद आप लोगों को 1000 प्रश्न कराएंगे इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से ही रिलेटेड। तो आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। हाई लेवल से नहीं समझाएंगे, लो से लेकर हम हाई तक चलेंगे, तो जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करेंगे। ये पार्ट 1 होगा, ये जो पार्ट 1 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, सीटेट के अभ्यर्थी, एस्टेट के अभ्यर्थी और जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड जो कर रहे हैं, बीएलएड, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आते रहते हैं यहाँ पे अक्सर, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस टॉपिक का नाम है सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और आगे देख लीजिए सेक्शन सी और सेक्शन डी, और इसके बाद जो हो जाएगा शब्दावली हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन जो ए है दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए। सेक्शन जो ए है इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें हम लोग को पढ़ना है विकास एवं अधिगम में जो परस्पर संबंधता है। विकास किस तरह विकसित होता है, किस तरह जो अधिगम का मतलब होता है सीखना, पढ़ना, लिखना, ये दोनों में क्या संबंध है, कैसे परस्पर संबंधता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। बाल विकास के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम जो वातावरण का प्रभाव है इसको समझिएगा ध्यान से, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। वातावरण, जिस वातावरण में रहते हैं, जो बच्चे जन्म लिए जिस माँ के गर्भ से और जिस वातावरण में पैदा लिए, तो वहाँ का वातावरण का प्रभाव कैसा है, किस तरह रहेंगे, ये सारी चीज़ प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जो जिन प्याजे हैं इनके नियम, कोहलबर्ग और बोएस्ट्रिक के सिद्धांत जो हैं इसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि निर्माण का समालोचनात्मक विचार और भाषा और विचार, ये सारी चीज़ को कवर करेंगे। समाज निर्माण में जो लिंग की भूमिका होती है इसको देखेंगे। सीखने के लिए सीखने का मूल्यांकन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आते हैं। शिक्षार्थी के पढ़ाई स्तर के मूल्यांकन के लिए जो उचित प्रश्न पत्र की आवश्यकता है इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सेक्शन ए को ही अच्छे तरीक़ा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं लेंगे, छोटा छोटा ही टॉपिक कर आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पहला हम लोग का चैप्टर है, विकास एवं अधिगम में परस्पर संबंधता। ये क्या होता है? तो विकास का मतलब होता है गतिमान प्रक्रिया, विकास का मतलब होता है गतिमान प्रक्रिया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया विकास का मतलब क्या होता है। विकास जो है एक प्रकार की गतिमान प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति प्रवाहमान जल के समान होती है, मतलब प्रवाहमान, जिसे कह सकते हैं जो एक नदी है, नदी में जल की धारा जो प्रवाह चल रही है, तो ये प्रवाह कभी रुकेगी नहीं। तो इसीलिए जो विकास है ये भी गतिमान प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। इसमें बालक का जो चहुमुखी विकास होता है वह विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि जो होते हैं ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ये सारे जो हैं ये विकास की ही गतिमान प्रक्रिया है।
ये किसी की प्रक्रिया है? तो विकास की ही गतिमान प्रक्रिया है। अगर ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो बाल विकास के संकलनात्मक मुद्दे हैं उसको देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला देखते हैं। पहला जो यहाँ पे मुद्दा है कि जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। ध्यान रखिएगा इस कोटेशन को, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद से परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति क्या है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा है कि बालक में होने वाले परिवर्तन का उसकी आयु के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, ये इसका मुद्दा हो गया। तीसरा की बात करेंगे, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों की जो प्रकृति होती है वह क्या होती है। आगे चौथा देखेंगे कि बालकों में उपयुक्त वर्णित परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ये जो है बाल विकास का मुद्दा है। और 5 देखेंगे कि समय समय पर बालकों में होने वाले उपयुक्त परिवर्तन और उसके जो व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं वह किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये सारे मुद्दे को देखेंगे। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छठा जो है कि बालक की जो आदत, रुचि, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तिगत व्यवहार, ये आदि जन्म से ही सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बालक की आदत वो समाज की वातावरण पर डिपेंड करती है, परिवार पर डिपेंड करती है। उसकी रुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके जीवन मूल्य क्या हैं, उसका बच्चे का स्वभाव का कैसा है। तो ये सारे जन्म के समय से ही सदैव परिवर्तन उस बच्चे में आने लगते हैं। विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था में क्या स्वरूप होता है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया, उस परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, समाज की परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो ये सारे जो है संकलनात्मक मुद्दे हैं किसके, तो ये बाल विकास के। समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे हम लोग का जो अगला जो पॉइंट्स होगा कि बाल विकास एवं वृद्धि में तुलनात्मक अंतर। बाल विकास और वृद्धि में तुलनात्मक अंतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बीएड के एग्जाम में तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग विकास और वृद्धि में जो अंतर यहाँ पे बताया गया अगर समझ लेते हैं तो आप लोग को से अगर ऐसा प्रश्न यहाँ से कोटेशन कहीं से भी उठाकर प्रश्न पूछ देगा तो आप लोग यहाँ पे घबराइएगा मत, तुरंत तो आप लोग उसको सही कर दीजिएगा। तो पहले विकास को समझेंगे। विकास शब्द का जो प्रयोग है व्यापक रूप में होता है, वृद्धि इसी का भाग है। मतलब विकास शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से होता है, वृद्धि भी इसका भाग है, एक तरह का भाग है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और बालक के परिपक्व मतलब परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है जो विकास कि जो मनुष्य या कोई भी प्राणी जगत में कोई भी जीव जंतु है, अगर छोटे हैं, छोटे से फिर बड़े होंगे, फिर बड़े होंगे, फिर बड़े होंगे और एक बड़े होते 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 वह बूढ़े हो जाएंगे, तो तब भी उसमें उनके शरीर में, उनके बॉडी में विकास की जो परिवर्तन है वह चलती रहेगी। समझ में आ गया। तीसरा देखेंगे कि विकास शब्द का जो प्रयोग है ये परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो ये भी बहुत अच्छा सा पॉइंट है। तीनों पॉइंट को आप लोग विकास के मुद्दे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब वृद्धि क्या करते हैं। वृद्धि जो होता है विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अंतर को थोड़ा सा समझने में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। दोनों चीज़ तो एक ही है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। इसका क्षेत्र सीमित है, विकास का जो क्षेत्र सीमित नहीं है, लेकिन वृद्धि का क्षेत्र सीमित है। यह वृद्धि विकास की ही प्रक्रिया का एक भाग माना जाता है, चरण माना जाता है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। बात सही है। जैसे देखें ना, छोटे बच्चे होते हैं, इसके बाद लंबे बच्चे होते हैं, लंबे बालिकाएं होती है, लंबे छोटे बच्चे होते हैं। बौने पौधे की भी बात करेंगे तो पेड़ पौधे भी लंबे होते हैं, कुछ पेड़ लंबे होते हैं तो कुछ पेड़ छोटे होते हैं। तो ये सारे उसकी वृद्धि पर डिपेंड करता है, उसकी जो आजीवन जो है वह नहीं चलती है।
तीसरा देखेंगे वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए ही होता है। तो आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी दिक्कत लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि विकास और वृद्धि को समझने में क्या इसमें अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत लगा तो ज़रूर बताइएगा। आगे देखेंगे अगला जो हम लोग का टॉपिक है कि मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं का मतलब कह सकते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या जो धारणाएं हैं, कैसे कैसे उनके अवस्था काल चक्र चला है, वह सारी उनकी अवस्थाएं हैं। जैसे मानव विकास की अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है वह मुख्यतः परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा के आधार पर किया गया है। इन दोनों विचारधाराओं के तहत मानव विकास की अवस्था का अलग अलग प्रकार से काल चक्र का वर्णन मिलता है। वर्तमान में विद्वानों द्वारा मानव विकास अवस्था के काल चक्र का निम्न प्रकार से किया गया है। कैसे कैसे किया गया है तो आइए हम लोग थोड़ा सा उसको ध्यान से देख सकते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गया, अवस्था हुआ और काल चक्र हो गया। देखिए शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था, ये चारों अवस्थाएं जरूर आपके माइंड में, अगर तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, अभ्यर्थी हैं, टीचर भी बनिएगा तो आपको पढ़ाना ही है, तो ये आपके माइंड में हमेशा होना ही चाहिए, इस बात की याद रखना है। काल चक्र देखेंगे शैशव अवस्था का तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, शैशवा अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, 6 साल तक। बाल्यावस्था में पहुंचेंगे 6 से 12। इसका देखिए किस तरह आप इस कोटेशन को याद करिएगा, 6 वर्ष पर इसको याद कीजिएगा। ये अगर आपको कोटेशन याद हो गया 1, 2, तीसरा, चौथा, शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, ये याद हो गया तो शैशवा अवस्था आप जरूर याद कीजिएगा। 6 का केवल इसमें प्लस करिएगा, जन्म में 6 जोड़ दीजिएगा तो जन्म से 6 वर्ष ये क्या है, शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ऊपर अगर बढ़ेंगे तो बाल्यावस्था आएगा। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक, देखिए दोनों इसके बीच 6 और 12 के बीच का अंतर 6 हुआ, मतलब 6 ऐड करना है। समझ में आ गया, कभी भी भूलिएगा मत। बाल्यावस्था 6 से 12 तक हो जाएगा। इसके बाद बाल्यावस्था जब खत्म होता है तो आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था 12, 6, 18, 12 से लेकर कितने वर्ष तक, 18 वर्ष के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वह किशोरावस्था कहा जाता है। और जब भी हम 18 से आगे बढ़ जाते हैं तो वह वयस्का अवस्था हो जाता है, वयस्का अवस्था हो जाता है। 18 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जब तक से मृत्यु नहीं होता है उसको वयस्का अवस्था कहा जाता है। क्या इसमें अगर आप लोग बताइए कोई दिक्कत है या समझने में कोई दिक्कत लगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है। शैशवा अवस्था की जो विशेषता है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या लाभ है, क्या कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं, ये समझ में आ गया। ये मानव विकास की दूसरी अवस्था है, ये भी याद रखिएगा। मानव विकास की ये कौन सी अवस्था है तो दूसरी अवस्था। पहला अवस्था कौन सा होगा दोस्तों, तो पहला अवस्था गर्भकाल हो जाएगा। जो माँ का गर्भ होता है तो उसको पहला अवस्था मानेंगे, क्योंकि पहले जो माँ का गर्भ होता है उसमें जो बच्चे होते हैं वह पहले अवस्था में होते हैं। फिर अब जब बाहर आते हैं जो शैशवा अवस्था में होते हैं उनकी वह कौन सी अवस्था होती है, तो उनकी वह दूसरी अवस्था होती है। कोई दिक्कत, जिसमें से शरीर पूर्णतः बनता है। शैशवा अवस्था में उसका विकास होता है, शैशवा अवस्था में उनका विकास होता है। ठीक है, अब इनकी हम थोड़ा सा विशेषताओं को ध्यान से देख लेंगे बारीकी से। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा छोटा हम क्रम में नोट्स के माध्यम से आप लोगों को कवर करा दे रहे हैं, जिससे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। शैशवा अवस्था में देखेंगे इसकी जो विशेषता मेन है कि इसमें प्रथम 3 वर्षों में शिशु का जो शारीरिक विकास होता है वह काफ़ी तीव्रता से बढ़ता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। भार और लंबाई में भी वृद्धि देखने को मिलता है। 3 वर्षों के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है, मतलब जब बच्चे जन्म लिया 0 वर्ष, यहाँ पे जब 0 से 3 वर्ष तक बढ़े तो इस बीच के जो उपरांत हुए तो इसमें उनकी जो तीव्रता है बढ़ने का विकास जो है शारीरिक विकास वह बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जो 3 वर्ष के बाद जो है उनकी विकास की गति थोड़ी सी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। उसकी इंद्रियां, आंतरिक अंगे, मांसपेशियां आदि का जो क्रमिक विकास होगा। ओके, समझ गए।
आगे देखेंगे जो है कि शिशु की जो मानसिक क्रियाएं यथा कह सकते हैं ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता देखने को मिलती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग मानसिक शक्तियां कार्य करती है। जो 3 वर्ष तक ही शिशु जो होते हैं उनकी केवल मानसिक जो मन की शक्तियां होती है वही कार्य करती है। ठीक है, मानसिक दिमाग की जो होती है। अगला देखेंगे कि शिशु में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। वह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। वह उसे फर्श पर फेंकते हैं, उसके भागों को अलग अलग करते हैं। वह ऐसा करके खिलौनों को भली भांति जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार का खिलौना है, इससे क्या होता है। तो देखें हैं आप लोग भी कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर आप उनके सामने खिलौना रख देते हैं तो पहले उसको खेलते हैं, तोड़ते हैं, समझते हैं। वह अपने ज्ञानेंद्रियों से उसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, समझने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। छोटे बच्चे जब होते हैं तो जो घर के परिवार के सदस्य होते हैं तो उसको हम जो घर के लोग होते हैं तो उसको बताते हैं, समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारी मम्मी हुई, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे दादी हैं। ये सारी चीज़ बताया जाता है उन लोगों को। तो वो लोग अपने दिमाग से जो दिमाग पर जोड़ जाड़ के वो लोग सोचते हैं ये क्या चीज़ हमको कहा जा रहा है, कान से सोचते हैं ये क्या कहा जा रहा है। तो उस बातों को बहुत अग्रसर ध्यान से वो लोग सुनते हैं और उस चीज़ को जो बातें कहा जाता है उसको बहुत अच्छे तरीक़ा से बारीकी से समझकर वह अपने दिमाग में बैठाते हैं। तो धीरे धीरे कहते हुए क्या होते हैं, सीख जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों कैसे के प्रश्न भी पूछते रहते हैं, जैसे अभी आप लोगों को समझाएं। अगला जो पॉइंट है कि शिशु के सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेते हैं। गेसल के अनुसार, ध्यान रखिएगा, गेसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दुगना सीखता है। दुगना मतलब दुगुना सीखता है। किसके अनुसार, गेसल के अनुसार। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बालक प्रथम 6 वर्षों में के बाद 12 वर्षों में दुगना सीखता है। ये किसके अनुसार बातों को कहा गया है, तो गेसल के अनुसार। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे जो अगला है कि शिशु में अच्छी बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। उस समय वह उन्हीं कार्यों का करना चाहते हैं जिनमें उनको क्या होता है, आनंद आता है, भले ही वह अवांछनीय हो। इस प्रकार नैतिकता पूर्ण अभाव होता है। अगला पॉइंट है कि शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्यों और कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, कार्यों व्यवहार का अनुकरण करते हैं। ठीक है, वह रोककर चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की यह प्रवृत्ति उनका अपने विकास में क्रम में सहायता करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। शैशव अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना विकास हो जाता है। अब देखिए ये जो टॉपिक है वेलेंटाइन के अनुसार, ये इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। वह अपनी वस्तुओं में दूसरे को साझेदारी बनाते हैं। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और दुख में उनकी सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो वेलेंटाइन के अनुसार कहा गया है। तो हम वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम इसके आगे शैशव अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है उसको अगले वीडियो में हम आप लोग को कराएंगे। सारे टॉपिक को कवर करा देंगे, अच्छे तरीक़ा से विस्तार से समझा देंगे। ठीक है, तो क्या इसमें दिक्कत कुछ भी लगा होगा पॉइंट में समझने में तो जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।